दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत अपने 2400 पुराने T-72 टैंक्स को अब अनमैन्ड किलर मशीन में कन्वर्ट करने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पानी के नीचे से अटैक करने वाले सीक्रेट अंडर वाटर ड्रोन्स को भी डेवलप किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक शॉकिंग क्लेम ने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी जो भारत हासिल कर सकता था वो हमने मिस कर दिया है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के टैंक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने एजिंग T-72 टैंक फ्लीट को कम्प्लीटली नए रोल में कन्वर्ट करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर वॉरफेयर के हिसाब से एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इन टैंक को रिटायर करने के बदले उन्हें रिमोटली ऑपरेटेड और ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगर नंबर्स की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास अभी लगभग 2400 के आसपास T-72 टैंक मौजूद हैं, जो पिछले कई दशकों से डेजर्ट से लेकर हाई एल्टीट्यूड कंडीशन जैसे कि लद्दाख में भी ऑपरेट किए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अभी बैटलफील्ड का नेचर रैपिडली चेंज हो रहा है, जहां पर ह्यूमन सर्वाइबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी वजह से अनमैन्ड सिस्टम की डिमांड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी डायरेक्शन में आर्मी का प्लान है कि इन टैंक्स की सर्विस लाइफ को अभी 15 से 20 साल के आसपास एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन साथ ही अभी इनको एक अनमैन्ड टैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी अपग्रेड के बाद इनको क्रू की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब अगर इस अपग्रेड को डिटेल में समझे तो ये टैंक्स माइनफील्ड ब्रीचिंग, एडवांस गार्ड रोल, रिकॉनेंस और डिकॉय ऑपरेशन जैसे हाई रिस्क मिशन में वैनगार्ड की तरह काम करने वाले, जहां पर नॉर्मली टैंक को डिप्लॉय करना काफी रिस्की होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फ्रंट लाइन में ह्यूमन कैजुअलिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाली है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस अपग्रेडेड टैंक्स में रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस, एडवांस सेंसर्स और डिजिटल कम्युनिकेशन इंटरफेस को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे ये टैंक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के साथ रियल टाइम में कनेक्टेड रह पाएंगे और रिमोटली या फिर ऑटोनोमसली ऑपरेट कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी अभी एक स्मार्ट अप्रोच को फॉलो कर रही है, जहां पर पुराने प्लेटफॉर्म को रिटायर करने के वजह उन्हें फ्यूचर रेडी सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव और स्ट्रेटेजिक मूव साबित हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के अनमैन्ड अंडर वाटर वॉरफेयर प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से भी इंडियन नेवी के लिए एडवांस XL UAVs को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर नेवल वॉरफेयर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ बड़े XL UAV ही नहीं बल्कि छोटे साइज की ऑटोनोमस वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से लॉटरिंग इंटरसेप्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि रेड सी क्राइसिस और रशिया और यूक्रेन की वॉर ने ये क्लियर कर दिया कि सस्ते सुइसाइड ड्रोन बोट भी बड़े वॉरशिप्स के लिए सीरियस खतरा बन सकते हैं। और इसी वजह से नेवी की तरफ से भी इंडियन एयरफोर्स की तरह एक लेट डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर फोकस किया जा रहा है। अब अगर XL UAVs का रोल समझने की कोशिश किया जाए तो ये अंडर वाटर ड्रोन की तरह काम करने वाले, जो कि हाई रिस्क एरिया जैसे कि चोक पॉइंट्स और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के आउटर पेरीमीटर में डिप्लॉय किए जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म 300 मीटर से ज़्यादा डेप्थ पर ऑपरेट करने में सक्षम होने वाले, जिससे इन्हें डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और इस समय अगर कोई एनिमी ड्रोन, सरफेस वेसल, सबमरीन या कोई भी तरीके की अंडर वाटर वेसल डिटेक्ट होता है तो ये XL UAV उसे काफ़ी पहले इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसमें अंडर वाटर से लॉन्च होने वाले लॉटरिंग मुनिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पानी से बाहर निकलकर एरियल अटैक को करने में सक्षम होने वाले हैं। इसके अलावा एक और एडवांस कॉन्सेप्ट लॉटरिंग टॉर्पेडो को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, जो कि सी बेड के ऊपर कई दिन या महीनों तक टारगेट का वेट कर सकता है। और जैसे ही कोई हॉस्टाइल वेसल का एक्यूस्टिक सिग्नेचर डिटेक्ट होगा तो ये तुरंत ही अटैक लॉन्च कर सकते हैं। ये सिस्टम सिर्फ अटैक ही नहीं बल्कि सेंसर हब्स के रूप में भी काम कर सकते हैं, जहां पैसिव सोनार के थ्रू एनिमी के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है, जो कि खास करके दुश्मन की सबमरीन फ्लीट को डिटेक्ट करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अभी अंडर वाटर डोमेन में एक नेक्स्ट जनरेशन डिफेंसिव लेयर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जहां AI और स्मार्ट वेपन मिलकर नेवल वॉरफेयर का पूरा गेम ही चेंज करने वाले हैं। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से आए कुछ नए क्लेम की तरफ से है।
रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी DGISPR की तरफ से अभी एक नया स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने काफी शॉकिंग क्लेम किया है। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी में एंटर कर गए थे और अहमदाबाद और दिल्ली जैसे मेजर सिटी के ऊपर बिना किसी इंटरप्शन के ऑपरेट कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए एक भी फतेह सीरीज की मिसाइल, चाहे वो फतेह 1 या फिर फतेह 2 मिसाइल हो, इनको इंटरसेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इन क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सॉलिड प्रूफ, सैटेलाइट इमेजरी या इंडिपेंडेंट एविडेंस को प्रेजेंट नहीं किया गया। अगर उनके ड्रोन दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे तो एटलीस्ट उनके पास विजुअल एविडेंस होना आम बात है, क्योंकि आजकल किसी भी ड्रोन में सर्वेलेंस पेलोड होना मैंडेटरी होता है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतना भी सबूत मौजूद नहीं, जबकि भारत की तरफ से किए गए हर एक अटैक की क्लियर विजुअल एविडेंस मौजूद है। दूसरी तरफ इंडियन डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी लेड एयर डिफेंस नेटवर्क को सक्सेसफुली एक्टिवेट किया गया था, जो कि अपनी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है और इसने कम से कम 5 से 6 टारगेट को न्यूट्रलाइज भी किया था। अगर इस पूरे डेवलपमेंट को स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक क्लियर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट लग रहा है, जहां दोनों तरफ से नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है और शुरू से ही पाकिस्तान इस पार्ट में काफी माहिर माना जाता है। आसान भाषा में समझा जाए तो ऐसे स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना होता है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है, जिसमें वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए और अपनी फेस को बचाने के लिए कुछ भी उल्टा सुल्टा क्लेम कर देते हैं, जिसका वास्तविकता के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगला अपडेट भारत के हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम में एक बहुत बड़े मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट्स और एनालिस्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया गया है, जिसमें भारत को हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाली कोएक्सियल रोटर डिजाइन टेक्नोलॉजी मिलने वाला था। कोएक्सियल रोटर डिजाइन में 2 काउंटर रोटेटिंग रोटर ब्लेड का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से हेलीकॉप्टर में टेल रोटर की जरूरत नहीं पड़ता है। इस सिस्टम की खास बात ये होता है कि ये हाई एल्टीट्यूड में बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्पैक्ट नेवल ऑपरेशन के लिए काफी इफेक्टिव माना जाता है, खास करके हिमालयन रीजन में और शिप बेस्ड डिप्लॉयमेंट के लिए इस टेक्नोलॉजी को आइडियल माना जाता है। अब रशिया की कामोव के पास इस फील्ड में काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो K-2260 हेलीकॉप्टर हो, K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर हो या फिर नेवल हेलीकॉप्टर जैसे कि K-28 या फिर K-31 हेलीकॉप्टर हो। इन सभी में कोएक्सियल रोटर डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। 2015 में भारत की तरफ से K-2260 हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसके लिए एक बड़ा जॉइंट प्रोडक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर लगभग 200 हेलीकॉप्टर को भारत में बनाने का प्लान किया गया था। इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट आज तक मल्टीपल इशू की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसमें इंजन सप्लाई प्रॉब्लम, प्राइसिंग डिस्प्यूट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर डिसएग्रीमेंट होना मेजर कंसर्न रहे और इस वजह से भारत की तरफ से धीरे धीरे अपना फोकस इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जैसे कि HAL की तरफ से डेवलप किए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और दूसरे वेस्टर्न ऑप्शन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जब रशिया फाइनेंशियल प्रेशर में था तब भारत के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जब वो कामों के साथ मिलकर एक पूरा कोएक्सियल हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम डेवलप कर सकते थे और अगर ये कोलैबोरेशन सक्सेसफुली हो जाता तो भारत को एडवांस रोटर टेक्नोलॉजी, ब्लेड डिजाइन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता था, जो कि भारत के फ्यूचर इंडिजिनस प्रोग्राम को काफी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं हो पाया और अभी हम एक तरीके से दूसरे डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अभी भी हेलीकॉप्टर मॉडर्नाइजेशन में प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन कोएक्सियल रोटर टेक्नोलॉजी जैसे क्रिटिकल एरिया में हमने एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट हमको लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी गैप के रूप में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।